तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा आपका कक्षा 12वीं का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं का आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा टोटली पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो देखो ये होता है अधिकतम लोक कल्याण। उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। ये इसका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? तो देखो कार तथा पेट्रोल पूरक वस्तु है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय, कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो देखो पाँचवें का राइट आंसर यह आ जाएगा। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में परिवर्तन ना हो तो इसमें होता है, तो देखो शून्य कीमत लोच होती है। छठे का राइट आंसर सा आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग लिख लें इनको पूरा और समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। पैमाने के प्रतिफल का संबंध अवधि से, तो देखो दीर्घकालीन अवधि से है। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है शून्य। औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर जैसा होता है। पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति का प्रत्यक्ष संबंध बताता है। दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच होती है बेलोचदार। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको समझ में जरूर आ गए होंगे अच्छी प्रकार से। तो आप स्वयं इन प्रश्नों को देख लें और अच्छे से पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। ये भी आपका सत्य होगा। बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया, ये भी सत्य होगा। जॉन मेनार्ड केन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपका असत्य हो जाएगा। विश्व महामंदी वर्ष सन 1910 है, ये आपका असत्य हो जाएगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा, ये भी सत्य होगा। अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख ले। एनएनपी, तो देखो एनएनपी की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। ठीक है ना। आप इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से आप लोगों को ये मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में जीएनपी की जोड़ी किससे मिलेगी? देखो जीएनपी की जोड़ी मिल जाएगी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। ठीक है। अब इसके बाद में देखो वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, दोहरे संयोग का अभाव, इसका राइट आंसर आएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, चौथे नंबर का तो देखो विनिमय का माध्यम। केंद्रीय बैंक, पाँचवें नंबर का आरबीआई होगा। और उसके बाद में देखो व्यावसायिक बैंक होगा एसबीआई। और एमपीसी की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? तो देखिएगा एमपीसी की जोड़ी मिल जाएगी सीमांत उपभोग प्रगति से। ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों को देख लो और अच्छे से पूरा समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन एमपीएस, तो देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य। उपभोग फलन क्या है? तो देखो आय और उपभोग के वे संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो देखो आय का वे भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। औसत बचत प्रवृत्ति, तो देखो आय तथा बचत का अनुपात। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है? तो देखो दृश्य मदें शामिल होती है। अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है? तो देखो दृश्य और अदृश्य मदें। जीएसटी का पूरा नाम, तो देखो वस्तु एवं सेवा कर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लें और प्रश्न नंबर 8 को देख लो। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 10 ये दिया गया है, 11वां क्वेश्चन ये लिखा है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, इसको देख लें प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा, 14 को देख लें और 14 के बाद में देखो 15वां को देख लें, 16 को देख लें, 17 को देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको देख लें प्रश्न नंबर 18 को। 18 के बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है और 19 के बाद में देखो 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, 21वां ये लिखा है, 22वां और 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों अब इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।